प्रिय छात्रों, मैं GR बरोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ME 201, उसका तीसरा लेक्चर है। ये आपका टॉपिक 1.4 सिलेबस के हिसाब से वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कार्यकारी प्रतिबल एवं सुरक्षा गुणांक। इसका कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, कार्यकारी प्रतिबल, इसे सेफ स्ट्रेस भी कहा जाता है। वर्किंग स्ट्रेस को दूसरा नाम है सेफ स्ट्रेस, सुरक्षित स्ट्रेस जो होते हैं वो कहलाते हैं। ये स्ट्रेस प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही रखे जाते हैं। एक तो ये इसकी लिमिट है, प्रत्यास्थता सीमा से ये बाहर नहीं निकलने चाहिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बल या भार वहन करता है, उस बल या भार से उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं वह कार्यकारी प्रतिबल कहलाता है। यानी कि कोई भी पार्ट, मशीन का पार्ट या कोई भी मेंबर जब कार्य पर होता है, यानी कि लोडिंग के अंदर होता है, उस समय जो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कार्यकारी प्रतिबल अधिकतम प्रतिबल बटेवा सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक एक फैक्टर होता है, इसको हम यहाँ आगे परिभाषित करेंगे। तो कार्यकारी प्रतिबल बराबर अधिकतम यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये डक्टाइल मटेरियल, इसके ब्रेटाइल मटेरियल के लिए, भंगुर पदार्थों के लिए ये फॉर्मूला है, और डक्टाइल मटेरियल यानी तन्य पदार्थों के लिए फॉर्मूला यही फॉर्मूला, इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। कार्यकारी प्रतिबल बराबर यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें था अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं और इसमें यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो अपन ने पढ़ा था टेंसाइल टेस्ट डायग्राम पे, ई पॉइंट अधिकतम ऊंचाई वाला पॉइंट, और ये था यील्ड स्ट्रेस यानी कि सी पॉइंट वाला स्ट्रेस। सी पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट वाला स्ट्रेस है। तो वर्किंग स्ट्रेस बराबर यील्ड पॉइंट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये फॉर्मूले अपन को ध्यान में होने चाहिए। सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक सूटेबल फैक्टर लिया जाता है जिसकी वैल्यू एक से हमेशा ज़्यादा ही होगी। एक होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनता ही नहीं है। एक से हमेशा अधिक वैल्यू होगी, 1 से 3 के बीच में ये वेरी करती है ऑलमोस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल इतना लगाया जाता है कि उसमें उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस से हमेशा कम हो। हमें किसी भी पार्ट पे कितना लोड लगाना चाहिए, वो लोड इतना होना चाहिए कि उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो हमेशा यील्ड पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस से कम होने चाहिए। अब कम होने चाहिए, उसके लिए हमें किसी फैक्टर से उसको डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो वो फैक्टर जो हम लेते हैं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। कार्यकारी प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस, कार्यकारी प्रतिबल मतलब यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस से कितने गुना कम है, वो ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, या फिर यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अलग अलग मटेरियल के लिए थोड़ा ये यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस चेंज होती रहती है। दोनों केस में ब्रिटाइल मटेरियल के लिए हम जो है यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, और डक्टाइल के लिए यील्ड लेते हैं, और ब्रिटाइल के लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है 1.5 सिलेबस के हिसाब से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशन, प्रतिबल एवं विकृति की गणना कैसे की जाए, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, एक आपके कोर्स में थ्योरम है, एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या है? देखिए, जब किसी बॉडी पर एक से अधिक बल लगाए जाते हैं तब उस बॉडी में लंबाई में वृद्धि या कमी होती है। अलग अलग बलों के द्वारा उत्पन्न वृद्धि या कमी के बीजीय योग के बराबर होती है। इस सिद्धांत को गणितीय रूप में हम निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिकली है सुपरपोजिशन थ्योरम, और ये शब्दों में लिखी हुई है। इसको पुनः मैं समझा देता हूँ कि किसी बॉडी पर एक से अधिक बल लग रहे हों तो उसमें जो टोटल उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी होती है, वह उस बॉडी में
अलग अलग बलों द्वारा लंबाई में वृद्धि या कमी के बराबर उनके बीजीय योग के बराबर होती है। तो इसको हम मैथमेटिकली इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये डेल्टा है लंबाई में कुल वृद्धि, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस एन अप टू डेल्टा एन। जैसे हमारे पास एन फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स, पहले फोर्स से वृद्धि, दूसरे से वृद्धि, तीसरे से वृद्धि, इस तरह से सबसे वृद्धि को, उन वृद्धियों को जोड़ेंगे तो उसमें टोटल लंबाई में वृद्धि आ जाती है। यहाँ पर समीकरण में एल इज इक्वल टू लंबाई में वृद्धि या कमी है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये है अलग अलग बलों द्वारा लंबाई में कमी या वृद्धि। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। इस थ्योरम की सहायता से आगे हम लंबाई में बहुत सारे बल लग रहे हों किसी मटेरियल पर, तो उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी कितनी होती है वो आगे हम उसकी गणना करेंगे इस थ्योरम के आधार पर। अब देखिए, हुक्स के नियम के अनुसार हम लंबाई में वृद्धि डेल्टा निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है कि हम डेल्टा कैसे निकालें, डेल्टा 1 कैसे निकालें, 2 कैसे निकालें, ये तो हम लिख लेंगे इक्वेशन, लेकिन डेल्टा 1 2 3 4 ये कैसे निकालें, इसके लिए पहले हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखिए, हुक के नियम के अनुसार, अब हुक का नियम हम जानते हैं, ये हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए, E बराबर P/E, ये हुक का नियम, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तथा E बराबर लंबाई में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक लंबाई। देखिए यहाँ पे E का क्या मान है, E क्या होता है, E होता है लंबाई में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि E बराबर होता है डेल्टा अपॉन एल। ये E का फॉर्मूला हो गया, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, विकृति, ये डेल्टा अपॉन एल, ये लंबाई में वृद्धि या कमी, और एल प्रारंभिक लंबाई। एंड P का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, P बराबर F अपॉन E। तो E बराबर डेल्टा अपॉन एल आ गया, P बराबर F अपॉन ए आ गया। E और P की वैल्यू हम रखते हैं हुक्स लॉ में, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या था, समीकरण 1.6, ये समीकरण 1.6 से 6 में स्पष्ट लिखा, 6 में E एवं P का मान रखने पर, E का मान यहाँ से, P का मान यहाँ से, आप इस समीकरण में रखिए, यहाँ पे देखिए E बराबर P अपॉन ए, तो इसमें मान रखा, तो ये P का मान F अपॉन ए आ गया, E का लिख दिया हमने, देखिए ये भाजक में है तो इनटू में कर दिया, इसे रिवर्स कर दिया, डेल्टा नीचे चला गया, एल को ऊपर लिख दिया, ऐसे आ गया। अब इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो E बराबर एफ एल अपॉन डेल्टा ए, तो डेल्टा, इसमें से डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा को हमने इधर ले लिया, E नीचे आ जाएगा, डेल्टा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा बराबर एफ एल अपॉन ए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आया, सूत्र आ गया किसका, डेल्टा का, यानी लंबाई में F बल लगाने पर लंबाई में कितनी वृद्धि होती है या कितनी कमी होती है, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ F तो फोर्स है, बल, L है उस वस्तु की लंबाई जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, A है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला याद होगा तभी हम लंबाई की गणना कर पाएंगे, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल के इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। समीकरण 1.7, वस्तु पर F बल लगाने में लंबाई में परिवर्तन का सूत्र है। इस समीकरण में L वस्तु की प्रारंभिक लंबाई है, A वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यह सूत्र याद रखना आवश्यक है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में आपका आर्टिकल 1.5.2 बार ऑफ होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसी रोड लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एक जैसा है, क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी लंबाई, उसका एरिया एक जैसा है, उसका सेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं सजातीय सेक्शन वाली रोड। यह रोड पूरी एक ही पदार्थ मटेरियल की बनी हुई होती है। देखिए होमोजीनियस का मतलब है एक ही मटेरियल की बनी हुई है। यह दो प्रकार की होती है। पहली, अब ये रोड होमोजीनियस सेक्शन वाली रोड जो है दो तरह की हो सकती है। पहली एक समान अनुप्रस्थ काट वाली बार, और दूसरी है अलग अलग अनुप्रस्थ काट वाली बार। तो पहली टाइप की बार हम लेते हैं जिसका
क्रॉस सेक्शन एक जैसा हो, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। होमोजीनियस सेक्शन तो होगा ही, यानी कि एक ही मटेरियल की होगी, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन भी बिल्कुल एक जैसे होगा, मतलब इस सिरे से लगा के इस सिरे तक ये ऐसा एक जैसी बनी हुई होगी। इस रोड की अनुप्रस्थ काट एक सिरे से दूसरे सिरे तक समान होती है, यह एक ही पदार्थ की बनी हुई होती है। इस बार यानी रोड के लिए जब इस पर एक से अधिक बल कार्यरत हो तो सुपरपोजिशन का सिद्धांत निम्नानुसार लगाया जा सकता है। देखिए इस पर सुपरपोजिशन का सिद्धांत कैसे लगेगा। ये रोड हो गई हमारे पास, ये एक ही मटेरियल की बनी हुई है और इसका क्रॉस सेक्शन भी एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक बल लग रहा है, फिर यहाँ पे इस दिशा इधर राइट साइड में एक बल लग रहा है, फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पर बल लग रहा है सी सेक्शन पर, फिर डी पॉइंट पे फिर ये बल लग रहा है। तो इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 है, यहाँ से यहाँ तक की L2 है, यहाँ से यहाँ से L3 है। इसमें 3 सेक्शन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ बल अलग लग रहे हैं, यहाँ फिर बल लग रहा है तो ये सेक्शन अलग हुआ है, यहाँ बल लग रहा है, 3 सेक्शन में बट गए। तो बलों के हिसाब से इस रोड को 3 सेक्शन बनते हैं इस रोड में, ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी डी 3 सेक्शन बन गए। यहाँ पर ए बी की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा 1 हो जाएगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा 1 है, और बी सी की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा 2 है, और L3 की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा 3 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी का एक समान है, यानी कि A1 A2 A3 ये इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तीनों सेक्शन के बराबर है, लेकिन तीनों सेक्शन की लंबाई अलग अलग है, L1 L2 L3 वगैरह इस तरह से। तो अतः सुपरपोजिशन के सिद्धांत इसमें किस तरह का, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, क्योंकि 3 सेक्शन है इसलिए तीनों डेल्टा को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। हम जानते हैं, अब देखिए हमने ठीक इससे पहले ही डेल्टा का फॉर्मूला निकाला था कि डेल्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा F1 L1 बटेवा A1, A1 नहीं लेंगे क्योंकि A सबका बराबर है, इसलिए A1 A2 A1 बराबर है, इसलिए A ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो A और E भी सेम होगा, सबका सब में सेम होगा, क्योंकि ये एक ही मटेरियल की बनी हुई, तीनों सेक्शन एक ही मटेरियल के हैं, इसलिए डेल्टा 1 का फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा 2 का ये हो गया, डेल्टा 3 का ये हो गया। इसमें बस F3 L3 अपॉन E आ जाएगा। इस तरह से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के ये फॉर्मूले हमने लिख दिए, इनको हम इसमें लिख देते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा बराबर F1 L1 अपॉन ए प्लस F2 L2 अपॉन ए। तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम से इसका लंबाई में वृद्धि का ये फॉर्मूला बन गया। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, हमें फॉर्मूला एक तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम ध्यान में रखनी है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, बार ऑफ स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन, ये भी मटेरियल एक ही जैसा है। अब ये दूसरी तरह की बार हो गई थोड़ी सी, ये रोड अलग तरह की होगी, उसमें एक जैसा क्रॉस सेक्शन था, इसमें एक जैसा क्रॉस सेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पतली हो गई रोड, और यहाँ आकर के फिर थोड़ी सी वापस मोटी हो गई, पर इससे पतली है और इससे मोटी है। यहाँ भी 3 सेक्शन बन रहे हैं, 1 2 और 3, ये फर्स्ट सेक्शन थे। इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है। इस सेक्शन की लंबाई L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है। तो इस तरह से इसमें हम देखिए, इस प्रकार की रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान नहीं होता है, ये फर्क है पहले वाली और इस रोड में। इस प्रकार की रोड पर F फोर्स लगाया जाता है, लगाया गया बल तनाव या दाब वाला कोई सा भी हो सकता है। यह बार एक ही पदार्थ की बनी होती है। इस प्रकार की बार या रोड के नीचे, इसको रोड इस चित्र में ये दिखाया गया है फिगर 1.6 में, ये आपका इस तरह की रोड का ये फिगर है 1.6। तो इसमें देखिए फिगर 1.6 में स्टेप्ड सेक्शन वाली रोड दिखाई गई है, जिसकी लंबाई L1 L2 L3 3 सेक्शन है इसके अंदर, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 A2 A3 है, और F इस पर तनाव बल लग रहा है ये। तो इसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या हो जाएगी, अगेन देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। यहाँ पे फोर्स तीनों में एक ही जैसा है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा
डेल्टा बराबर एफ एल वन अपॉन ए वन ए ई। देखिए ए वन आ गया, एरिया चेंज हो रहा है इसलिए ए वन ए टू ए थ्री आ गया, और फोर्स सभी में बराबर है इसलिए एफ 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 सब में एफ आ गया। ये एफ अपॉन ए ई को हमने बाहर ले लिया तो ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया। ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम ध्यान में रखनी चाहिए, और डेल्टा का फॉर्मूला ध्यान में हो तो ये फॉर्मूला हम लिख करके इसमें वैल्यूज रख करके डेल्टा की वैल्यू की गणना कर सकते हैं, यानी लंबाई में वृद्धि निकाली जा सकती है। इस समीकरण से परिणामी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। इसे आगे उदाहरण से समझाया गया है। इन रोड्स का आगे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और एग्जाम्पल में भी इनकी कैसे गणना की जाती है वो समझाया। ये थ्योरेटिकली फॉर्मूले निकाले गए हैं। इस प्रकार आपके ये आर्टिकल जिसमें होमोजेनियस बार लेकर के उसमें डेल्टा यानी चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन किस तरह से निकाला जाता है उस पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में इससे आगे वाला आर्टिकल करवाया जाएगा। थैंक यू।